तो बच्चों आज हम लोग एक अलग तरीके का प्रोसेस देखेंगे जिसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के लिए। तो हम इसको मार्क करेंगे वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड। इसमें हम लोग एक रॉड लेते हैं, इस रॉड को हम नाम दे देते हैं P एंड Q, राइट। और इस रॉड को एक मैग्नेटिक फील्ड जो प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर अंदर की ओर जा रही है, उस मैग्नेटिक फील्ड में हम इस रॉड को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराते हैं। अब इसके रॉड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार्ज है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है रॉड के अंदर। तो जब ये रॉड मूव करेगी तो वो इलेक्ट्रॉन भी इसके साथ v वेलोसिटी से मूव करेंगे, तो वो QV क्रॉस B फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। मैंने हमेशा तुमसे कहा है कि जब कभी भी तुमको फोर्स की डायरेक्शन देखनी हो तो तुम पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स की डायरेक्शन देखो, और फिर अगर तुम्हें केस इलेक्ट्रॉन का लेना है तो उस डायरेक्शन से जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन फोर्स की इलेक्ट्रॉन पर लगा दो और पूरा क्वेश्चन डिस्कस कर लो। तो यहाँ पर भी हम पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी पहले ये पता करेंगे। तो उसके लिए हमें फोर्स का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। फोर्स जो पॉजिटिव चार्ज Q एक्सपीरियंस करेगा वो होगा QV क्रॉस B, ठीक है। अब इस पेपर को हम बहुत आराम से अपने कंफर्टेबल पोजीशन पर इसको कर लें जिससे हम राइट हैंड रूल यूज़ कर सके, और आपने राइट हैंड को फर्स्ट वेक्टर V के अलोंग किया और फिर B के डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल कर दी। हमने इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया है। आई होप कि आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी कि पॉजिटिव चार्ज इस रॉड के साथ पॉजिटिव चार्ज भी V वेलोसिटी से इधर जा रहा है, तो V क्रॉस B यानी पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स टुवर्ड्स P लगेगा। तो हम निगेटिव चार्ज यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स किस डायरेक्शन में समझ जाएंगे, Q डायरेक्शन में। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं फोर्स ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू मोशन ऑफ रॉड। मोशन ऑफ रॉड in magnetic field is equal to in magnetic field will be towards Q, ठीक, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे टुवर्ड्स P लग रहा था। तो जो निगेटिव चार्ज हैं वो बच्चों यहाँ नीचे कलेक्ट होने लगेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कलेक्ट होने लगेंगे। और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भागकर इधर आ रहे हैं तो P एंड पर कौन सा चार्ज अपीयर होने लगेगा, प्लस चार्ज। तो इस मोशन की वजह से चार्जेस जो फोर्स एक्सपीरियंस करके डिस्प्लेस हो रहे हैं उसकी वजह से तुम देखो P और Q पर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज डेवलप होने लगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होने लगा और इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होने लगी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई वो हुई पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड समय के साथ बदल रही है क्योंकि और इलेक्ट्रॉन्स नीचे आ रहे हैं और पॉजिटिव चार्ज ऊपर अपीयर हो रहा है। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को, ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पहुँच चुके हैं वो फर्दर जो इलेक्ट्रॉन्स नीचे आने की कोशिश करेंगे उनको ये इलेक्ट्रॉन्स अपोज करेंगे, या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर डेवलप हुई वो इन इलेक्ट्रॉन्स पर जो फोर्स लगाएगी उस फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट होगी। तो इलेक्ट्रॉन पर दो फोर्सेस एक साथ एक्ट करेंगे, एक इलेक्ट्रिक फोर्स जो फील्ड के ऑपोजिट ऊपर की तरफ लगेगा और उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी Q इंटू E, दैट इज
चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और चार्ज पे जो दूसरा फोर्स लगेगा वो लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, यानी क्यू वी बी, क्योंकि थीटा बिटवीन v vector and b vector is 90 that you can see. जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पेपर पे नीचे की ओर है और v पेपर के प्लेन पर है, तो v और b के बीच एंगल 90 है। तो दो फोर्सेस की वजह से जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि ये इस इलेक्ट्रॉन को फर्दर इधर मूव न करने दे, तो इलेक्ट्रॉन के मोशन में एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो जब इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो जाएगा, देन देयर विल बी एन इक्विलिब्रियम। A dynamic equilibrium rather. ठीक, इस डायनामिक इक्विलिब्रियम की वजह से ये रॉड P और Q एंड्स पर पॉजिटिवली चार्ज और निगेटिवली चार्ज हो जाएगी और ये एक सेल में बदल गई। अब अगर हम इस रॉड को एक सर्किट से कनेक्ट कर दें तो ये करंट फ्लो करा सकती है। तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं मोशनल ईएमएफ। दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड हियर E इज V इंटू B, राइट। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डेवलप हुआ वो कितना हुआ, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस रॉड की लेंथ के अलोंग डेवलप हुई है। इस रॉड की लेंथ को अगर हम L मान लें, ठीक, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड या ये पोटेंशियल डिफरेंस जो प्रोड्यूस हुआ है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ इंड्यूस हुआ है जिसको हम E से रिप्रेजेंट करेंगे, वो L लेंथ के क्रॉस हुआ है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ अक्रॉस विच दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज डेवलप्ड, दैट इज इक्वल टू VB। तो EMF इंड्यूस्ड that will be VBL. This is very important derivation. Almost alternate year ये derivation पूछा गया है ISC बोर्ड में। तो अब जो EMF इंड्यूस्ड हुआ जिसे हमने मोशनल EMF किया कहा, उसको अगर हमसे पूछा जाए कि हाउ विल यू, और ये क्वेश्चन इतना पूछा गया है कि ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोशनल EMF, तो हम सही टेक्निकल लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, दैट EMF इंड्यूस्ड अक्रॉस कंडक्टर, in fact a conductor due to motion of conductor in a magnetic field is called motional EMF. अब प्रॉब्लम क्या होती है, जो बहुत सालों से मैं कॉपी करेक्ट करते समय देखती हूँ कि बच्चों को अगर कॉन्सेप्ट पता भी होता है तो वो उसको सही लैंग्वेज में आंसर नहीं कर पाते। इसलिए इसको मैं मार्क कर रही हूँ। जो थ्योरेटिकली कुछ लॉज के स्टेटमेंट्स हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड हैं, फैक्टर्स पर डिपेंड करना, किसी क्वांटिटी का कैसे डिपेंड करना, उनके आंसर्स स्पेसिफिक टेक्निकली करेक्ट लैंग्वेज में आपको आनी चाहिए अगर आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, और कॉन्सेप्ट में बहुत बढ़िया होना चाहिए अगर आप अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हो, और ये दोनों काम एक साथ पॉसिबल हैं। तो ये आपके मोशनल EMF की डेफिनेशन हो गई। ठीक, अब इस पर हम लोग थोड़ा डिटेल में बात करेंगे क्योंकि उस पर न्यूमेरिकल भी बहुत आता है। तो सबसे पहले हम जनरलाइज करके अपने उस EMF के एक्सप्रेशन को देखेंगे,
और वो एक्सप्रेशन है कि हमने पढ़ा कि क्यू ई यानी इलेक्ट्रिक फोर्स जब मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो जाता है तब एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम अक्रॉस द लेंथ ऑफ द कंडक्टर डेवलप हो गया। इसको हम वेक्टर फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। तो हम इलेक्ट्रिक वेक्टर को लिख सकते हैं V क्रॉस B। अब बेटा याद करो, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हम इस तरह से डिफाइन करते थे। अगर हम छोटे से लेंथ dl के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करें तो dE पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस वाज E डॉट L और यहाँ पर dE ले रहे हैं तो E डॉट dl। dV इज E डॉट dl। ये वो पॉइंट है जो हम ऑलरेडी पढ़कर आ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। तो इसको अगर आप यूज़ करो तो आप dE को लिखोगे V क्रॉस B, जो कि आप E वेक्टर की जगह रखोगे, और डॉट dl। ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहलाता है और इसमें क्रॉस और डॉट इंटरचेंजेबल होते हैं। ठीक, अब इस वाले एक्सप्रेशन को देखकर हमको बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट पता चलता है और वो है इफ any of the three vectors that is V, B and L is also known as displacement vector. Any of the three vectors is parallel to any other vector. Then EMF induced will be 0. This is very very important. इससे आप क्वेश्चन को देखते ही, सिंपल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को देखते ही आप आंसर कर सकते हो कि अगर VB के या VDL के या BDL के इनमें से कोई भी एक दूसरे के पैरेलल है तो EMF इंड्यूस 0 होगा। और दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मान लीजिए कि जो कंडक्टर है वो जियोमेट्रिकली रैंडम साइज का हो, इस तरीके से, और ये एक मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है और हमसे कहा गया कि बताओ इसमें कितना EMF इंड्यूस्ड होगा। तो हम क्या करेंगे कि हम इस पॉइंट को जिसे हम P नाम दे दें और इस पॉइंट को जिसे हम Q नाम दे दें, इसको हम आपस में कनेक्ट कर देंगे। और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है और अगर ये कांस्टेंट रफ्तार से चल रहा है, if velocity vector and magnetic field vector are constant, then we can replace this dl with the displacement vector L, which is just join P with the Q, initial end और final end, इन दोनों को जोड़ दिया तो जो displacement vector आया उसकी वजह से आप EMF को लिख सकते हो V क्रॉस B डॉट L। ये कब करना है? जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कांस्टेंट हैं जिसमें वो कंडक्टर चल रहा है। तो ये मोशनल EMF के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आप वीडियो पॉज करके इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं। एक बेहतरीन नोट्स हमेशा इम्तहान की प्रिपरेशन को बहुत असर डालता है, खासकर एग्ज़ाम से पहले रिवीजन वर्क को बहुत असर डालता है। और अच्छा नोट्स लिखने के लिए हमेशा आपको जिस थॉट प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है वो थॉट प्रोसेस आपको कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग भी बढ़िया देता है। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस से इस फॉर्मूले को अप्लाई करना सीख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं जिसमें मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन ऑफ पेपर पे ऊपर की ओर आ रही है
और एक कंडक्टर इसमें v वेलोसिटी से चल रहा है इस तरह से। ये कंडक्टर है PQ और ये v वेलोसिटी से चल रहा है। इसमें v वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी वेक्टर, वो PQ लेंथ से 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि EMF की पोलैरिटी क्या होगी और आपको ये बताना है कि EMF का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो हमको सबसे पहले EMF का फॉर्मूला लिख लेना है, V क्रॉस B डॉट L। और सबसे पहले मैग्नीट्यूड डिसाइड कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड जब आप डिसाइड करेंगे तो EMF का मैग्नीट्यूड हो जाएगा V क्रॉस B। अब आपने राइट हैंड को यूज़ किया, V की डायरेक्शन में आपने अपने राइट हैंड के पाम को रखा और फिर B की डायरेक्शन में आपको अपनी फिंगर को कर्ल करना है। तो आपको अपने हाथ को इस तरीके से चेंज करना पड़ेगा। तो अगर आप इस क्रॉस प्रोडक्ट के रूल को यूज़ करेंगे तो बहुत इजीली आप EMF की पोलैरिटी भी निकाल सकते हैं और EMF का जो मैग्नीट्यूड है वो भी। तो देखो, अगर मैंने इस तरीके से अपने राइट हैंड के पाम को V की डायरेक्शन में रखा तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर आ रही है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर, फिंगर्स कर्ल कर ली B की तरफ। तो जो स्ट्रेच्ड थंब है, थंब पाम से 90 डिग्री के एंगल पर बना के रखना है। तो V क्रॉस B इस डायरेक्शन में आएगा, यानी V के और B के दोनों के परपेंडिकुलर। तो देखो, मैं फोर्स V क्रॉस B को, क्योंकि फोर्स Q V क्रॉस B होता है, मैं कैसे इसमें ड्रॉ करूंगी। ये है V क्रॉस B की डायरेक्शन और इसे हम बहुत आराम से फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज भी ले सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि फोर्स की डायरेक्शन वही होती है जो V क्रॉस, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन वही होती है जो V क्रॉस B की डायरेक्शन होती है। तो ये रहा आपका V क्रॉस B, इधर ये V क्रॉस B, ये देखो, ठीक। तो अब ये जो है वो V के परपेंडिकुलर है और आप देखो कि B जो है वो ऊपर की ओर आ रहा है प्लेन ऑफ पेपर पे, तो उसके भी परपेंडिकुलर है V क्रॉस B। तो V क्रॉस B असल में हमको ये बता देता है कि इसमें से कौन सा साइड पॉजिटिव और कौन सा साइड नेगेटिव होगा। लेकिन सबसे पहले हम V क्रॉस B डॉट L का जो वैल्यू है वो निकाल लेते हैं। V क्रॉस B कितना है, देखो, V क्रॉस B है मैग्नीट्यूड ऑफ B, V मैग्नीट्यूड ऑफ B और फिर साइन 90। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, डॉट L। अब V क्रॉस B की डायरेक्शन ये है और लेंथ की डायरेक्शन क्या हो जाएगी बेटा? ये है लेंथ की डायरेक्शन, ठीक, लेंथ वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन। तो V क्रॉस B तो VB में बदल गया। अब डॉट L, V क्रॉस B डॉट L, ये है V क्रॉस B और डॉट L मतलब VB और L के बीच का एंगल, दिस मैग्नीट्यूड इनटू cos phi। यहाँ पर V क्रॉस B को जब हमने लिखा है तो यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर हमको लगा के रखना होगा जब तक हम बात मैग्नीट्यूड पर नहीं करते हैं। तो ये जो यूनिट वेक्टर n है और जो L है, इसके बीच का जो एंगल है फाई, वो क्या है? देखो, ये है L और ये है V क्रॉस B। तो V क्रॉस B और L के बीच का एंगल ये 90, ये 45, तो ये भी 45। तो V क्रॉस B डॉट L हो गया V, अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करो अब, तो मैग्नीट्यूड ऑफ EMF हो जाएगा V B
L cos 45, that is VBL अपॉन √2, ये EMF की वैल्यू होगी। तो थोड़ा सा प्रोसेस को समझने की ज़रूरत है, इसलिए इसको एक बार और समझ लो कि सबसे पहले हम लोग V क्रॉस B की डायरेक्शन फिक्स कर देंगे राइट हैंड पाम रूल से, और जब V क्रॉस B की डायरेक्शन फिक्स हो जाए तो V क्रॉस B वेक्टर और L वेक्टर के बीच का एंगल देखकर यहाँ पर V क्रॉस B डॉट L को भी एक्सपेंड करके लिख लेंगे कि V क्रॉस B हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ B, मैग्नीट्यूड ऑफ V मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन 90, और यूनिट वेक्टर जो V क्रॉस B के एक्सप्रेशन में रहता है, इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन वही होती है जो V क्रॉस B की डायरेक्शन होती है। और उसके बाद फिर इस यूनिट वेक्टर यानी V क्रॉस B वेक्टर और L वेक्टर के बीच का एंगल डिसाइड किया और फिर यहाँ पे लिख लिया इसका मैग्नीट्यूड इंटू cos phi। तो टेक्निकली जब तक हम वेक्टर फॉर्म हटा नहीं देते हैं और बात मैग्नीट्यूड की नहीं करते हैं, तब तक ये यूनिट वेक्टर यहाँ पे लगा के रखना होगा, नहीं तो ये मार्क्स कट सकते हैं। तो EMF की वैल्यू आपकी फाइनली यहाँ पर ये आ गई है। और अब डायरेक्शन की बात करें तो देखो V क्रॉस B का मतलब फोर्स की डायरेक्शन, V क्रॉस B के दो कंपोनेंट्स आप कर सकते हो। आप इसको इस तरीके से समझो कि V क्रॉस B के दो कंपोनेंट्स किए, एक ये और एक ये। अब जो ये कंपोनेंट है फोर्स का, वो तो चार्जेस को इतने छोटे से विड्थ में किसी तरफ शिफ्ट करे वो नेग्लिजिबल है, तो ये जो कंपोनेंट है वो ही फोर्स का इफेक्टिव कंपोनेंट होगा, और वो क्या बताता है कि वो पॉजिटिव चार्ज को Q साइड की तरफ फेंकेगा। तो ये जो साइड है वो प्लस साइड हो जाएगी और ये जो साइड है वो माइनस साइड हो जाएगी। तो पोलैरिटी ऑफ दिस EMF भी डिसाइड हो गई कि Q हायर पोटेंशियल साइड होगा। अब जब हमें ये पता चल चुका है कि ये रॉड एक सेल की तरह एक्ट करती है, तो हम इसे यूज़ करना चाहेंगे। तो जब ये रॉड इस v वेलोसिटी से इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है, तो हमको पता है कि इस रॉड के अक्रॉस एक EMF इंड्यूस होगा और उसकी पोलैरिटी कैसे होगी, V क्रॉस B, यानी पॉजिटिव चार्ज पर P साइड में फोर्स लगेगा, तो P पॉजिटिव और Q निगेटिव साइड हो जाएगा। तो हम इस साइड को P साइड बोलते हैं और ये हमारा पॉजिटिव साइड हो गया, ये Q साइड है और ये निगेटिव साइड हो गया। अब हमने इसको एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया, सर्किट पूरा कर दिया। तो करंट कैसे फ्लो करेगी, देखो करंट फ्लो करेगी P से एक्सटर्नल सर्किट में Q की तरफ फ्लो करेगी और अंदर Q से P, जैसे सेल में होता है। तो ये जो करंट फ्लो करने लगेगी उसकी वजह से P से Q में भी एक करंट फ्लो करने लगेगी। और बेटा याद करो, अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रही है और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उस पर तो एक फोर्स लगता है। उस फोर्स की डायरेक्शन हमको कैसे मिलती है, करंट कैरिंग कंडक्टर जिसके अंदर I करंट फ्लो कर रही है, L लेंथ का कंडक्टर है और B मैग्नेटिक फील्ड में वो रखा गया है, तो उस पर IL क्रॉस B फोर्स लगेगा। यानी क्रॉस प्रोडक्ट जिसको डायरेक्शन देखना अच्छी तरह से आता है और ये बहुत आसान है, तो वो कितनी जगह पर इन चीज़ों को इस्तेमाल करेगा। तो जैसे यहाँ पर I करंट फ्लो कर रही है इस कंडक्टर में, और L लेंथ जो हम मानेंगे वो लेंथ L की डायरेक्शन क्या होती है, जो करंट की डायरेक्शन होती है। तो L क्रॉस B, इसको हमने घुमाया और हमने राइट हैंड को रखा L क्रॉस, इसको ऐसे ही रखने से ज़्यादा ठीक लग रहा है। तो L I की डायरेक्शन में L क्रॉस B, तो थंब की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इस पर, L क्रॉस B थंब की डायरेक्शन यानी V के जस्ट ऑपोजिट। ये तो गड़बड़ हो गई, क्योंकि अगर ये फोर्स इस रॉड पे लगेगा तो वो इसे डीएक्सेलरेट करेगा और फाइनली रोक देगा। इसका मतलब
कि हमको लगातार इस पर एक फोर्स लगाना होगा जो इस फोर्स के ऑपोजिट हो और इक्वल हो। अगर हम चाहते हैं कि ये रॉड कांस्टेंट वेलोसिटी से इस फील्ड में चलती रहे और करंट इस सर्किट में फ्लो करती रहे, तो जो फोर्स हमको लगाना होगा उस फोर्स को, एक्सटर्नल फोर्स को आई एल बी, और L और B के बीच में आप देखो एंगल 90 है। L ये प्लेन ऑफ पेपर में और B इनसाइड द पेपर परपेंडिकुलर टू द पेपर, तो ILB साइन 90 तो साइन 91 हो गया। इतना फोर्स हमको इस रॉड पर लगातार लगाना होगा। तो अगर हम ये फोर्स इस रॉड पर लगाते हैं तो कितना पावर हमको बराबर इस रॉड को सप्लाई करना होगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है जो बोर्ड में बहुत पूछा जाता है। और पावर कैसे मिलता है बेटा? पावर मिलता है F एक्सटर्नल इंटू V। तो F एक्सटर्नल इंटू V करेंगे तो हमें ILB इंटू V पावर इस रॉड को लगातार सप्लाई करनी होगी। अब I कैसे लिख सकते हैं? जो EMF इसमें इंड्यूस हो रहा है वही तो इसके अंदर करंट की वजह है, तो EMF अपॉन EMF ऑफ द रॉड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इंटू L इंटू B इंटू V। अगर इस रॉड की भी रेजिस्टेंस कुछ होती तो यहाँ पर R प्लस रेजिस्टेंस ऑफ रॉड भी ऐड कर लेते। अब EMF को कैसे लिख सकते हैं? अभी हम लोग देख कर आए हैं, VBL अपॉन R और साथ में ये VBL। तो जो पावर हमें लगातार PQ को सप्लाई करनी होगी कि ये PQ रॉड जो है वो B फील्ड में चलती रहे, उस पावर की वैल्यू आ जाएगी पावर जनरलाइज फॉर्म में लिखें कि अगर हमें इतना स्टैंडर्ड सिचुएशन नहीं मिले कि IL B के परपेंडिकुलर है, V B और L तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो अगर हमें इतनी स्टैंडर्ड सिचुएशन नहीं मिले तो हम इस को कैसे जनरलाइज करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे? जब करंट कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग EMF की जगह V क्रॉस B डॉट L का यूज़ करेंगे, और जब फोर्स कैलकुलेट करेंगे उस रॉड पर जो इसको अपोज करेगा तो हम लोग IL क्रॉस B का यूज़ करेंगे, और जनरलाइज कर सिचुएशन में भी हम इन एक फार्मूला को अप्लाई करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे और सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे।